दोस्तों आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री। आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी अग्निपथ स्कीम के बारे में दे देंगे और इसके बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई भी वीडियो कम से कम इस विषय में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपको ये बता दें कि आर्मी में जो रिक्रूटमेंट होता है वो दो तरह का होता है। एक है परमानेंट कमीशन, दूसरा है शॉर्ट सर्विस कमीशन। परमानेंट कमीशन का मतलब ये होता है कि आर्मी में कई सारी विंग्स होती हैं और हर विंग में अलग अलग एज के एतबार से ज़रूरत होती है, यानी कभी 40 साल कभी 50 साल, और विंग के एतबार से अपनी एज कंप्लीट करने के बाद में वो वहाँ से रिटायर्ड हो जाता है और उसको एक्स आर्मी के बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि ग्रेजुएटी हो गई, पेंशन हो गया और दूसरी चीज़ें हो गई। अच्छा, उसके अलावा शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी SSC, उसका मतलब ये होता है कि उन्हें केवल 10 साल के लिए उनकी भर्ती होती है और किसी अवस्था में 4 साल और बढ़ा दी जाती है, यानी 14 साल की भर्ती कर दी जाती है। और जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें किसी प्रकार का ग्रेजुएटी और पेंशन वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये बेसिकली दोनों में फ़र्क है, परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन में। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये जो अग्निपथ स्कीम लाई गई है ये किसकी जगह पर लाई गई है? परमानेंट कमीशन की जगह पर लाई गई है या शॉर्ट सर्विस कमीशन की जगह पर लाई गई है? तो बात दरअसल ये है कि ना ही ये परमानेंट और ना ही शॉर्ट सर्विस, बल्कि एक अलग तरह की चीज़ है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये इसके अलावा कोई एक भर्ती, तीसरी भर्ती है। नहीं, तीसरी भर्ती नहीं है, बल्कि दरअसल भर्तियाँ जो होती हैं वो 2 लेवल पर होती हैं। एक होता है रैंक लेवल पर, एक होता है नॉन रैंक लेवल पर। रैंक का मतलब होता है कि कोई ऑफिसर के रैंक पर वो कोई भर्ती होगी और कोई जवान यानी फौजी जवान के लिए भर्ती होगी। तो जो रैंक की भर्तियां होंगी वो एज इट इज़ जैसे पहले चलती थी वैसे ही रहेंगी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। छेड़छाड़ जो हुआ है वो जवान वाली भर्ती में हुआ है, और जो जवान वाली जो भर्ती है उसी में अग्निपथ की स्कीम लगाई गई है। दरअसल अग्निपथ की स्कीम के माध्यम से जवानों को भर्ती किया जाएगा, बाकी जो ऑफिसर रैंक के हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। अच्छा, इतना समझ लेने के बाद हम आइए आपको अग्निपथ स्कीम के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, ताकि आप पूरी तरीके से अग्निपथ स्कीम को अच्छे से समझ लें और उसके बाद अपनी कोई राय बना पाएँ कि क्या अग्निपथ स्कीम सही है या सही नहीं है। तो बात दरअसल ये है कि अग्निपथ स्कीम जवानों की भर्ती को कंप्लीट करने के लिए, मैंने फिर कहा कि ऑफिसर रैंक की भर्ती के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, वो एज इट इज़ जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। हाँ, जो छेड़छाड़ हो रही है वो जवानों की भर्ती के लेवल पर हो रही है और वो अग्निपथ स्कीम के माध्यम से की जा रही है। अग्निपथ स्कीम के तहत जवान लेवल पर भर्ती होने के लिए अगर किसी व्यक्ति की एज 17.5 साल से लेकर के 21 साल के बीच में हो और उसने हाई स्कूल या इंटर किया हुआ हो तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और आने वाले महीने यानी 1 जुलाई से इस भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है। आपको यहाँ पर बताते चलें, ये जो 4 साल की पूरी स्कीम है इसमें से 6 महीने ट्रेनिंग के होंगे, बाकी 3.5 साल पूरी सर्विस के होंगे, तब जाकर के 4 साल कंप्लीट होंगे। और जहाँ तक इनकी सैलरी की बात है तो अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती होने वालों को अग्निवीर का नाम दिया गया है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अग्निवीरों की सैलरी की जहाँ तक बात है तो उनकी पहले साल की सैलरी 30,000, दूसरे साल की सैलरी 33,000 और तीसरे साल 36,500, चौथे साल 40,000 रुपये मिलेगी। लेकिन पूरी तरीके से उनके अकाउंट में ये सैलरी पूरी नहीं आएगी, 30% कट करके आएगी। और फिर जब वो रिटायर्ड होंगे यानी 4 साल कंप्लीट करने के बाद में, तो उनको उनकी सैलरी से जितना पैसा कटा हुआ रहा होगा वो और उतनी ही रकम गवर्नमेंट मिला करके उस पर जो कुछ ब्याज वगैरह होगा वो मिला करके देगी, जिसकी पूरी रकम जो बनती है वो 11,71,000 रुपये बनती है। इसके अलावा अगर अग्निवीर चाहे तो 11,71,000 रुपये के अपोजिट में वो 18 लाख रुपये का बैंक से लोन ले सकता है, उसको आसानी से लोन मिल जाएगा। और साथ ही साथ जब वो ड्यूटी कर रहा होगा 4 साल की, तो उस ड्यूटी के दौरान उसको 48 लाख रुपये का इंश्योरेंस होगा, लेकिन जैसे ही उसकी ड्यूटी ख़त्म होगी वो इंश्योरेंस कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा आपके सामने एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि अग्निपथ स्कीम के माध्यम से जिन जवानों की भर्ती होगी उनमें से केवल 25% लोगों को ही आगे कंटिन्यू करने का मौका दिया जाएगा, बाकी 75% लोगों को उनके घर भेज दिया जाएगा। और इसके साथ ही जो लोग वो काम कर रहे होंगे 4 सालों के दौरान, उन 4 सालों के दौरान उनको पढ़ाई का मौका भी दिया जाएगा। इग्नू के साथ उनका टाई अप होगा, एग्रीमेंट हुआ होगा और उसमें उनको बैचलर डिग्री करने का मौका दिया जाएगा। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह की चीज़ें होंगी, यानी उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होगी। अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकेगा ड्यूटी के दौरान। और जब वो रिटायर्ड होगा तो रिटायर्ड होने के बाद उसको किसी भी सेक्टर में जॉब में प्रायोरिटी दी जाएगी। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने भी ऐलान कर दिया है कि उसको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। यही नहीं, इस बार जो रिक्रूटमेंट होगी तो उसकी एज बढ़ा करके 23 साल कर दी गई है। याद रहे, सबके लिए नहीं है, केवल पहले बैच के लिए, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कोरोना में 2 साल लोगों का ख़राब हो गया, तो इस वजह से 2 साल की प्रायोरिटी दी जाएगी। 23 साल इस बार कर दी गई है। ये रहा अग्निपथ स्कीम का पूरा खुलासा जो हमने आपको बता दिया, और बाज़ाहिर देखने में ठीक ठाक ही लग रही है स्कीम। अब सवाल ये है कि अगर ये इतनी अच्छी स्कीम लग रही है तो इसका बड़े पैमाने पर विरोध क्यों हो रहा है? तो इसका जवाब ये है कि ये स्कीम जितनी सिंपल आपको दिख रही है, दरअसल वो उतनी सिंपल है नहीं।
बात दरअसल ये है कि इससे पहले जवानों की भर्ती और उनके रिटायर होने के बाद उनको मिलने वाले फ़ायदे के मुकाबले में इस स्कीम में बहुत ज़्यादा नुकसान है। नुकसान नंबर 1, पहले जो भर्तियां हुआ करती थी वो कई सालों के लिए हुआ करती थी, लेकिन अब जो भर्ती होगी वो केवल 4 साल के लिए होगी। नुकसान नंबर 2, पहले जवानों को उनके रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन और ग्रेच्युटी मिलती थी, लेकिन अब न ही उनको पेंशन मिलेगा न ही उनको ग्रेच्युटी मिलेगी। पहले होता था कि जैसे ही कोई जवान सेलेक्ट हो गया आर्मी में, उसकी फैमिली सिक्योर हो जाती थी कि चलो हमारा मामला सेटल हो गया, लेकिन अब नुकसान ये है कि इस जवान का उसकी फैमिली उसके पीछे सेटल नहीं हो पाएगी, वो अपने आप को सिक्योर फील नहीं होगी। इससे पहले जो जवान होता था, अगर वो शहीद हो गया खुदा न खास्ता, तो उसकी फैमिली को शहादत के नाम पर कुछ अमाउंट मिलता था और उसकी फैमिली को आजीवन बहुत सारे फ़ायदे मिलते थे। लेकिन इस स्कीम के अंतर्गत अगर जवान शहीद हो जाता है तो उसके पीछे वालों को कोई भी फ़ायदा नहीं है। अच्छा, यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर सरकार को अग्निपथ स्कीम लाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ गई? जैसा पुरानी भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उसको कंटिन्यू रखने देना चाहिए, इतना हंगामा और बवाल मचाने की ज़रूरत ही क्या थी? तो इसका जवाब ये है कि दरअसल इसके 2 मकसद हैं और 2 मकसद के लिए ये स्कीम लाई गई है। पहला मकसद तो ये है कि आर्मी का जो एवरेज एज है उसको कम करना, और दूसरा ये है कि आर्मी का जो मेन पावर एक्सपेंस है उसको कम करना। इन दोनों उद्देश्यों से ये स्कीम लाई गई है। आइए आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि जो मेन पावर एक्सपेंस है ये कैसे कम करना। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी आर्मी का जो बजट है वो 5,25,000 करोड़ रुपए का बजट है। अब 5,25,000 करोड़ रुपए में जितनी आर्मी है हमारी, लगभग 14 लाख की आर्मी है, उन तमाम लोगों को सैलरी और पेंशन और उनके खाने पीने का इंतज़ाम करने में लगभग 60% हिस्सा लग जाता है। यानी पूरे बजट का लगभग 3 लाख से अधिक करोड़ रुपया उसमें खर्च हो जाता है। अब बचा 2 लाख करोड़ रुपया। इन्हीं 2 लाख करोड़ रुपए में वेपन लाना है, हथियार लाना है, मॉडर्नाइज करना है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है। ये तमाम चीज़ें, यानी आधा से ज़्यादा पैसा सैलरी, पेंशन, ग्रेच्युटी वगैरह पे ख़त्म हो जाता है, खाने पीने में ख़त्म हो जाता है, और बाकी जो आधा पैसा, आधे से कम पैसा बचता है, उसी से खरीदो फरोख्त होती है हथियारों की। तो आप सोचिए कि कितना कम पैसा बचता है। तो बेसिकली सरकार की कोशिश ये है कि मेन पावर को धीरे धीरे कम कर दिया जाए। तो जब मेन पावर कम हो जाएंगे तो उनकी सैलरी कम देनी पड़ेगी, और अब तो पेंशन जब हटा दिया जाएगा तो जब पेंशन भी नहीं देना पड़ेगा, तो इस हिसाब से पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बचेगा। और जब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचेगा तो सैलरी का पैसा जो सैलरी में चला जाता था वो दरअसल वो पैसा अब उसके माध्यम से वेपन, हथियार को ख़रीदने में और हथियार को सोफिस्टिकेटेड बनाने में, टेक्नोलॉजी को एडवांस करने में इस्तेमाल किया जाएगा। और एक तरीके से हमारी जो फ़ौज है, हमारी जो आर्मी है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस वेपनाइज्ड हो जाएगी। ये बेसिकली सरकार का उद्देश्य है। और नंबर 2, आर्मी में एवरेज एज को कम करना। उसको यूँ मिसाल से समझ लीजिए कि पहले जो आर्मी में एवरेज एज हुआ करती थी वो 30 से 32 साल हुआ करती थी, लेकिन अब जो होगी वो 18, 20, 22 साल होगी। तो आप सोचिए कि 18, 20, 22 साल का लड़का जितनी तेज़ी के साथ पहाड़ों पर चढ़ सकता है, दौड़ भाग कर सकता है, एक्टिविटी कर सकता है, क्या वो 30, 32 साल का जवान कर सकता है? नहीं कर सकता है, फ़र्क हो जाएगा। तो ये बेहतर होता है कि आर्मी जितनी ही ज़्यादा जवान हो उतनी ज़्यादा अच्छी समझी जाती है। तो इसी वजह से एवरेज एज को कम करने के लिए ये लाया गया है, ताकि बिल्कुल यंग और फ्रेश लड़के फ़ौज में भर्ती हों और उनके बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती हो, बहुत ज़्यादा क्षमता के साथ कुछ चीज़ों को कम्बैट कर सकते हैं। आपको याद होगा जब करगिल की लड़ाई हुई थी 1999 में, उसके बाद में एक कमेटी बैठी थी, उसका नाम था सुब्रमण्यम कमेटी। उसने एवरेज एज की बात कही थी। आखिरकार अब जाकर के एवरेज एज पर काम हो सका है। तो इन्हीं 2 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अग्निपथ स्कीम लाई गई है। अब सवाल ये है कि क्या अग्निपथ स्कीम के माध्यम से ये उद्देश्य पूरे हो जाएंगे? तो इसका जवाब ये है कि ये बिल्कुल पूरे हो सकते हैं, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन में कुछ दिक्कत है। अब दिक्कत किस प्रकार की है, थोड़ा सा मैं आपको वो भी बताता हूँ। ये एक्सपर्ट्स की राय है, ये मेरी अपनी खुद की कोई राय नहीं है। मैंने जितना भी ग्रेप किया है, पढ़ा है, समझा है, उसके बाद मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जिन जवानों को आप ट्रेनिंग करेंगे उनकी ट्रेनिंग की जो कॉस्ट आएगी वो लगभग 80 से 90 लाख रुपए आती है। अब सोचिए कि अगर एक जवान की ट्रेनिंग में 80-90 लाख रुपया खर्च किया गया है और 4 साल के बाद फिर से उसको ख़त्म करके सोसाइटी में उसको वापस होना पड़ेगा, तो ये जो 80-90 लाख रुपए खर्च हुए हैं उसका क्या फ़ायदा होगा? यानी पहले जो ट्रेनिंग होती थी वो एक जवान की ट्रेनिंग में 80-90 लाख रुपए खर्च होते थे, तो पहले उससे 40 साल की सर्विस ली जाती थी। लेकिन अब ये 80-90 लाख रुपए खर्च करके एक जवान से केवल 4 साल की सर्विस ली जाएगी। तो अगर इस तरीके से, अगर मान लीजिए कि 40 साल की सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए आपको 10 अग्निवीर ट्रेन करने पड़ेंगे, उसके लिए कम से कम 8-9 करोड़ रुपए लग जाएंगे। तो एक तरीके से एक्सपेंस घटने के बजाय बढ़ गया। ये पहला तर्क है। और दूसरा तर्क ये है कि फ़ौज में जाने के लिए बहुत ही हिम्मत, जज्बे और बहादुरी की ज़रूरत होती है। लेकिन बहादुरी, हिम्मत और जज्बा तभी आता है जब आपको ये पता चले कि हमारे पीछे, हमारी इस जॉब के पीछे हमारी फैमिली सिक्योर है,
तब आपके अंदर जोश, जज्बा, हिम्मत आता है। देशभक्ति तो रहती ही है, तभी तो लोग फौज में जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल रहा होता है, तभी आप जा रहे होते हैं फौज में। वरना अगर आपको कहे कि केवल और केवल आप देशभक्ति के नाम पर चले जाइए, आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, किसी तरह का आपको कोई पेंशन वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई नहीं जाने वाला है। इक्का दुक्का कोई चला जाए तो बात अलग है, लेकिन कोई नहीं जाने वाला। तो बहुत ही साफ और प्रैक्टिकल बात यह है कि लोग पैसे के लालच में भी फौज भर्ती होते हैं। देशभक्ति भी होती है, लेकिन पैसे के लालच में भी होती हैं। तो अब ऐसी सूरत में केवल 4 साल के लिए अगर भर्ती होगी तो ना वो जज्बा रहेगा, ना वो हिम्मत रहेगा जो कि फ़ौज के लिए रिक्वायर्ड है। तो जाहिर सी बात है हमारी फ़ौज का मोराल डाउन रहेगा और उनको ये लगा रहेगा कि अभी हमें उसके कुछ दिनों के बाद में हमें वापस जाना है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट से गोली खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये दूसरे तरह का सेटबैक होगा आर्मी के लिए। और तीसरी तरह का सेटबैक ये है कि दरअसल जो 25% लोगों को कंटिन्यू किया जाएगा, उनसे उन 75% लोगों की स्पर्धा हो जाएगी, कंपटीशन हो जाएगा, जिनको घर भेजना होगा। तो जाहिर सी बात है वो 75% लोग उन 25% लोगों को अपना दुश्मन मानने लगेंगे कि इन्होंने हमारी नौकरी खा ली। जाहिर सी बात है जब ये लोग 75% वाले ये लोग सोसाइटी में वापस आएंगे तो कोई ऐसी कोई टेक्निकल तालीम हासिल करके तो नहीं आएंगे। कोई ऐसा नहीं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग सीख करके आए हों जिससे इनको बहुत अच्छी किसी कंपनी में रिक्रूटमेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो हथियार चलाना सीख के आएंगे, इसके माहिर होंगे, वेपन और गन चलाने के माहिर होंगे। तो जाहिर सी बात है फिर उसके एतबार से उनको नौकरी की ज़रूरत होगी। कहाँ से उनको नौकरी मिलेगी? आप इसके जवाब में कह सकते हैं कि इससे पहले भी एक्स आर्मीज़ को नौकरियां मिलती थी, लेकिन सबको पता है कि एक्स आर्मीज़ को किस प्रकार की नौकरियां मिलती थी। एक्स आर्मी को गार्ड वगैरह की नौकरी मिलती है, कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। कहाँ उसकी वर्दी के हिसाब से देखिए कि उसकी नौकरी जो अर्श पर थी वो सीधे सीधे फर्श पर आ गया। बिल्कुल इसी तरह का सलूक इन अग्निवीरों के साथ भी होगा। अभी आपने बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान नहीं सुना कि अगर हमें अपने बीजेपी ऑफिस में अगर हमें चौकीदार की ज़रूरत पड़ेगी तो हम अग्निवीर को प्राथमिकता देंगे। इसका क्या मतलब हुआ? पहले ही से माइंड सेट करके बैठे हुए हैं कि अग्निवीरों को या एक्स आर्मी को, रिटायर्ड आर्मी को, हमें उनको सिर्फ और सिर्फ चौकीदार की नौकरी ही देनी है। आप ये कहेंगे कि वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं, उनको बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है। डिसिप्लिन के नाम पर अब तक यही रिकॉर्ड रहा है कि उनको चौकीदार की नौकरी मिलती है। भाई बहुत ज़्यादा 10%, 5% लोग टेक्निकली बहुत साउंड होंगे तो उनको किसी जगह वैसे भी नौकरी मिल जाती। बात दरअसल ये है कि ये उनके भविष्य का सवाल है कि आखिर वो अपने भविष्य में आगे क्या कंटिन्यू कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा अहम सवाल है और इस सवाल को एड्रेस करने के लिए कोई तैयार नहीं है। आपको मैं बता दूं कि कोई भी अच्छी स्कीम ऐसे ही बगैर सोचे समझे अगर आप लागू कर देंगे तो उसके बुरे नतीजे सामने आने लगेंगे। तो खुलासा यह है कि स्कीम तो अच्छी है लेकिन उसके एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि उसकी वजह से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और सरकार उन सवालों को जवाब देने के बजाय उससे बचती हुई नज़र आ रही है। सरकार कहती है कि बहुत सोच समझ करके ये फैसला लिया गया है, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर बहुत ज़्यादा सोच समझ के फैसला लिया गया होता तो 3 ही 4-5 दिनों के अंदर 2-3-4 संशोधन की क्या ज़रूरत पड़ जाती। इसका साफ पता चलता है कि बहुत ज़्यादा सोच समझ करके कोई भी स्कीम नहीं बनाई जाती है बीजेपी सरकार द्वारा। इससे पहले की मिसालें आपके सामने हैं। किसान बिल में भी इसी तरह के संशोधन किए गए थे और जीएसटी लागू करने के बाद भी कई तरह के संशोधन किए गए। इससे साफ पता चलता है कि सरकार बगैर सोचे समझे स्कीम ला करके पटक देती है और उसके बाद में जब उसे बवाल उठता है तब सरकार उस पर रीथिंक करती है। काश कि इससे पहले ही रीथिंक कर चुकी होती। मैं आपको बताऊं कि इतनी जो हंगामा है, इस हंगामे के बाद बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि शायद ये स्कीम वापस ले ली जाएगी। आप लिख करके रख लीजिए, ये स्कीम नहीं वापस ली जा सकती है, क्योंकि इस देश में इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है कि अगर वो तो 4 साल क्या 2 साल की भी अगर प्रक्रिया होती ना तो 2 साल के लिए भी लाखों लोग फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरते भी, क्योंकि सबको पता है कि बेरोज़गारी है, हम नहीं जाएंगे कोई दूसरा जाएगा, तो इससे बेहतर है कि हम ही चले जाएँ 4 साल के लिए ही सही। तो इसको नौकरी देना नहीं कहते हैं, इसको मजबूरी का फ़ायदा उठाना कहते हैं और सरकार यही कर रही है क्योंकि मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। और जो लोग इसके समर्थन में हैं वो इसको इस तरीके से काउंटर कहते हैं। वो कहते हैं कि आप जो खाली गिलास है ना, वो खाली गिलास ना देखिए, आधा भरा हुआ गिलास देखिए। तो आधा भरा हुआ गिलास देखेंगे तो लगा है कि आधा भरा है, लेकिन आधा खाली गिलास देखेंगे तो लगेगा कि कुछ कमी है। तो बेसिकली देखने का नज़रिया वो कह रहे हैं कि चेंज कर लीजिए, आधा भरा गिलास देखिए, आधा खाली गिलास ना देखिए। बहरहाल हम तो दोनों देखेंगे, भरा गिलास भी देखेंगे, खाली गिलास भी देखेंगे और दोनों को देख करके हम एक नतीजे पर पहुंचेंगे। तो दोस्तों हमने ये पूरा जो तज्ज़िया किया, इस विषय पर आपकी क्या राय है, अग्निपथ के सिलसिले में आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के कंटेंट बनाकर आपको देते रहते हैं। बगल में घंटे का निशान बना होगा, उसको दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिले। शुक्रिया। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।